आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने नेट सेट से संबंधित कहानियों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, सभी को लिया है। तो इनमें से हमारा एक प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो चलिए आज हम इसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले एक बात बता देते हैं कि पहले आप जो भी सिलेबस में, नेट सेट के सिलेबस में जो भी कहानियां, उपन्यास, नाटक रखे गए हैं, पहले उसको समझे। पहले आप उसको समझोगे, फिर उसके बाद उसके अंदर में जो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं कि उनका प्रकाशन कब हुआ था, उसमें कितने अंक है, या नाटक में कौन कौन से क्या है, वो सारी चीजों का हम उसके लिए हमने एक प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार की है, वो अलग है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यदि आप नेट सेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आप नाटक को जाने, उपन्यास को जाने, कहानी को जाने, और उसके बाद में जो उसकी बारीकियां हैं उसको जाने। तो उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया है। पहले आप नाटक समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक बात बोल देते हैं कि हमारा जो चैनल है वो ग्रो नहीं कर रहा है, उसमें किसी भी तरह का मोटिवेशन प्राप्त नहीं हो रहा है, और इसी के कारण हमने ये जो वीडियोज बनाने बंद कर दिए थे। पर अभी शुरुआत किया है, तो कृपया हमें मोटिवेट करें, हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त नाटक जो है ये 1931 में प्रकाशित हुआ था, और चंद्रगुप्त नाटक ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक था, जो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में से एक है। और ये जो नाटक है ये ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं या ऐतिहासिक पात्रों के आधार पर उन्होंने समाज में जो समकालीन परिस्थिति है उसके आधार पर नाटक की रचना की है, ठीक है। तो वर्ष 1931 में प्रकाशित चंद्रगुप्त नाटक रचना प्रसाद की उत्तम रचनाओं में से एक है। यह नाटक 4 अंकों में विभाजित है और इतिहास की 3 घटनाएं, अलछेद्र और अलछेद्र का आक्रमण, नंदकुल का पराजय और सेल्यूकस का पराभव, इस तर्क के आधार पर विभाजित किया गया है। ये जो नाटक है, ये नाटक जो है ये क्या है, 4 अंकों में विभाजित किया है। प्रश्न ऐसा बनता है कि चंद्रगुप्त नाटक कितने अंकों में विभाजित है, तो ये 4 अंकों में विभाजित है। और ये इतिहास की 3 घटनाएं हैं। तो इसको अलछेद्र का आक्रमण था, नंदकुल की पराजय थी, और सेल्यूकस का प्रभाव था। इन तर्क के आधार पर विभाजित किया है। तो 3 घटनाएं याद रखिएगा। देखिए इसके प्रमुख पात्र कौन से हैं। तो इसकी जो प्रमुख पात्र है, पहला है अलका। अलका कौन है? ये गांधार नरेश की पुत्री है और आम्बिक की बहन है, ठीक है। गांधार नरेश की पुत्री और आम्बिक की बहन है। राजकुमारी अलका साहसी है, राष्ट्रप्रेमी है, दयालु है और गुणन प्रधान स्त्री है, ठीक है। जो मालविका है, देखिए दूसरा पात्र मालविका है। मालविका क्या है? प्रधान नारी पात्र है और सिंधु देश की बालिका है। यह सामान्य और अशिक्षित होने पर भी स्वाभिमानी, संघर्षशीलता और आत्मोत्सर्ग की क्षमता से परिपूर्ण है। कार्नेलिया तीसरा वाला पात्र, तीसरा पात्र कार्नेलिया जो है ये यमन सेनापति सेल्यूकस की पुत्री के रूप में भारत की भूमि पर अपना कदम रखती है, ठीक है। तो कार्नेलिया जो है ये तीसरी पात्र है। पहला पात्र कौन सा है? अलका है, दूसरा मालविका है, तीसरा कार्नेलिया है, ठीक है। कार्नेलिया, ठीक है। चंद्रगुप्त है, तो चंद्रगुप्त नाटक का धीरोधर नायक है ना। इस नाटक का नायक कौन है? चंद्रगुप्त, जिसमें निर्भीकता है, दृढ़ता है, विनयशीलता, आत्मविश्वास आदि गुण है। अब ये चौथा जो नायक का जो प्रमुख पात्र है ये चाणक्य है, ठीक है। चाणक्य का नाम जो दूसरा नाम है विष्णुगुप्त भी है, ठीक है। इसको कौटिल्य भी बोलते हैं, अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, ठीक है। और नाटक का सारा ढांचा इसी मेरुदंड के आधार पर खड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो इस नाटक की जो मेन हेड है वो चाणक्य है, और चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है। तो क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि चाणक्य अलग अलग नाम देते हैं, उसमें से कौन सा सही नाम है वो आपको बताना पड़ता है, ठीक है। सिहरन है, ये सिहरन जो है वो गौण पात्र है, परंतु चाणक्य, चंद्रगुप्त, अलका, आम्बिक आदि पात्रों पर इसका प्रभाव पड़ा है तथा नाटक को प्रस्तुत करने में प्रधान कुंजी का कार्य करता है। कौन? सिहरन। परवेतसर ये राजा, पंजाब का राजा जो पोरस नाम से प्रसिद्ध है। परवेतसर, ठीक है। देखिए नाटक की समीक्षा हम करते हैं। नाटक की समीक्षा शुरू कर देते हैं। नाटक की समीक्षा शुरू करने से पहले बता देते हैं कि मौर्य एम्पायर का जो प्रमुख व्यक्ति कौन था या हेड कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना। अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्या थे? एक साधारण जो
उन्होंने जो अपना सरनेम लगाया मौर्य, वो अपनी माता के नाम के आधार पे लगाया है, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो थे चंद्रगुप्त, ये दासी पुत्र थे। दासी पुत्र मतलब इनकी जो माता थी वो दासी थी शायद, तो इसकी वजह से ये जो इनका जन्म होता है तभी ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत इनकी जो माता है ये बच्चे को लेके अलग रहती है और दासी है, कहने का मतलब ज्यादा उच्च परिवार से नहीं रहती है, ठीक है। परंतु ये बेटा जो बड़ा होकर क्या करता है, ये मौर्य एम्पायर को खड़ा करता है और ये जो घनानंद है उसको हराकर गद्दी पे बैठता है। और ये जो घटना है ये सही घटना पे आधारित है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त की कथा भी सही है। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य की घटनाओं को लिया है और इसमें अपने पात्र और थोड़ा सा कुछ काल्पनिक डाल के इस कहानी या नाटक को विकसित किया है, ठीक है। और देखिए, नाटक का आरंभ तक्षशिला के गुरुकुल में युवकों के पारस्परिक वार्तालाप से शुरू होता है। मतलब नाटक का आरंभ कैसा होता है कि तक्षशिला के जो गुरुकुल में जो युवक पढ़ते हैं ना, उनके वार्तालाप से शुरू होता है। आपको एक बात बता दें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं वो गरीब और निम्न परिवार के रहते हैं, ठीक है ना। और तो ये गुरुकुल में नहीं जाते हैं, ठीक है, गुरुकुल में तो पढ़ते नहीं है। तो इनको क्या करते हैं, एक दिन चाणक्य इनके घर पे आते हैं, ठीक है। चाणक्य कैसे इनके घर पे आते हैं कि चाणक्य को जब पता चल जाता है कि हमारे देश में कोई आक्रमण करने वाला है, ठीक है, हमारे देश की जो अखंडता और राष्ट्रीयता उस पर खतरा होने वाला है, क्योंकि विदेशी लोग आकर हमारे देश की एकता को तोड़ेंगे। तो वो ये समस्या को लेकर क्या करता है, समस्या को लेकर गंभीर गंभीर विचार करके वो क्या करता है, जो मगध का राजा रहता है घनानंद, उसके पास जाता है, उसको समझाता है कि देखो हमारे देश में जो विदेशी लोग हैं वो आक्रमण करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा क्या करें, कॉपरेट करें और जितने भी देश के जितने भी राजा हैं उनको संगठित करें और जो विदेशी शक्ति है उसको हराकर हमारे देश की रक्षा करें। तो ये जो मगध का राजा घनानंद रहता है वो बहुत ही विलासी राजा रहता है, ठीक है, और बहुत ही अत्याचारी राजा रहता है और वो अपनी विलासिता के जीवन में मदमस्त रहता है। तो ये जो जब चाणक्य वहां जाते हैं तब वो अपने विलासिता के जीवन में ही जीते रहता, मतलब मद्यपान करते हुए स्त्रियों के साथ जो डांस वगैरह होता है, नाच वगैरह, उसको देखते हुए मदमस्त रहता है। तब चाणक्य आते हैं और चाणक्य उसको ये सारी गंभीर समस्या के बारे में बताते हैं। तो वो क्या करता है, वो उनका अपमान करता है, उनके बाल पकड़ के, केस पकड़ के उनको निकालता है और बोलते हैं कि ये ब्राह्मण मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तब चाणक्य को वो जो अपमानजनक स्थिति का आभास होता है या अपमान लगता है, तब वो शपथ लेते हैं कि मैं तुझे अपनी उसकी गद्दी से हटाऊंगा, यानी घनानंद को गद्दी से हटाकर एक योग्य राजा की निर्मिति में करूंगा और उससे मैं अपने देश की रक्षा भी करूंगा और इस समाज को या इस देश को मैं एक अच्छा राजा दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा के कारण वो चले जाते हैं और जाने के बाद तभी जाते हैं और बहुत ही ज्यादा उनको गुस्सा भी आता है, अपमान भी लगता है। तभी उनको रास्ते में एक बालक खेलते हुए मिलता है। वो बालक कौन था, वो जो बालक है वो चंद्रगुप्त रहता है। वो चंद्रगुप्त जो बालक है वो बहुत सारे बच्चों को लेकर उनका राजा बनकर, मतलब उसका लीडर बनके वो कुछ खेलते रहता है। तो फिर ये चाणक्य जो है उसे देखते हैं और बोलते हैं कि देखो इस बच्चे में ये क्षमता है, ये देश का योग्य राजा बन सकता है। तो फिर जाके वो उसकी माता से बात करता है, मौर्य से, ठीक है। फिर वो बोलता है कि मैं ये बच्चे को ले जाना चाहता हूँ और इसको मैं मगध राज्य का एम्पायर का राजा बनाना चाहता हूँ, तो तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो उसकी माता तो उन्हें पहले ले जाना नहीं चाहती है, फिर बोलते कि राष्ट्र के समर्पण के लिए कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए, तो वो तैयार हो जाती है। फिर जो चाणक्य है वो उसके बेटे को ले जाते हैं, अब उसे वो शिक्षित करना चाहते हैं, परंतु पता है ना कि पहले ऐसी प्रथा थी कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों को ही पढ़ने का अधिकार था और बड़े बड़े गुरुकुल में ही केवल उनको ही एंट्री मिलती थी। परंतु यहाँ पे क्या होता है कि चाणक्य लेके तो चले जाते हैं, अब तक्षशिला में उसका एडमिशन भी करवाना चाहते हैं, परंतु जो तक्षशिला के जो हेड लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हम निम्न जाति के लोगों को यहाँ पे एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे व्यवस्था के खिलाफ है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो चाणक्य है वो अपने शिष्य को, किसको, चंद्रगुप्त को लेके जाते हैं और वहाँ के सर वगैरह से जितने भी गुरु हैं उनसे बात करते हैं, परंतु वो उन्हें अनुमति नहीं देते हैं। तो क्या करते हैं, गुरुकुल के बाहर एक पेड़ के पास उन्हें बिठाल के रखते हैं और चाणक्य को बोलते हैं कि उसको एक चीज बोलते हैं कि देखो मैं जब तक गुरुकुल के अंदर हूँ, मैं जब तक तुम्हें गुरुकुल के अंदर बुलाता नहीं तब तक तुम आना नहीं। तो उसको फिर वो क्या करते हैं,
बोलते हैं कि तू बाहर ही रहेगा, ठीक है, गुरुकुल के बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं आएगा, और जब तक मैं तुझे परमिशन नहीं देता तब तक तू अंदर आ नहीं सकता, ठीक है, तब तक मैं अपने जो गुरु है उनको मैं परमिशन लेकर आता हूँ। तो ये जो चंद्रगुप्त है उसे एक पेड़ के पास बैठा देता है और बोलता है कि जब जब पत्तियां गिरेगी, ठीक है, पेड़ से जब जब पत्तियां गिरेगी तब तक तुम्हें वो पत्तियों को नीचे जमीन में गिरने नहीं देना है। तो ये जो चाणक्य चंद्रगुप्त है वो वैसे ही करता है, पेड़ से जब जब पत्तियां गिरती है ना तब तक वो पत्तियों को पकड़ता है, जमीन में गिरने नहीं देता। ऐसे करते करते 10-12 दिन हो जाते हैं, 10-12-15 दिन हो जाते हैं, और उसको समझ में नहीं आता कि ये जो गुरु है मेरे, ये मुझे ऐसा क्यों करवा रहे हैं, उसे समझ में नहीं आता। फिर क्या होता है कि उसी समय जो आश्रम है उस आश्रम में विदेशी या कुछ दुश्मनों का आक्रमण होता है। तो उस समय ये जो चंद्रगुप्त है ये जाकर वहां के लोगों को बचाता है, क्योंकि बचाता है और अपना अपना जो क्या कहेंगे साहस दिखाता है, तो आगे वाला बहुत प्रसन्न हो जाता है कि ये इसने ऐसा कैसे कर लिया। तब उसको समझ में आता है कि मेरे गुरु ने जो ये जो इतने 15 दिन से मुझे पत्तियां, झाड़ से जो पत्तियां गिर रही थी उसे पकड़ने क्यों लगाया, क्योंकि वो पकड़ते पकड़ते वो किसी भी धारदार वस्तु को, तेज वस्तु को जो आती है उसको पकड़ने में समर्थ हो जाता है। तो आश्रम में जब कि कोई औजार फेंक के मारता है या भाला फेंक के मारता है ना, तो उस समय क्या करता है ये जो चंद्रगुप्त है जाके उस धारदार चीजों को पकड़ लेता है, और ऐसे करके वहां पर वो आक्रमण करता क्या है, जो जितना भी जो आक्रमण कर रहा है उसको विफल कर देता है। तो ऐसे में फिर प्रसन्न हो जाते हैं और फिर बाद में वहाँ के जो गुरु है उसको एंट्री देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाटक का आरंभ तक्षशिला के गुरुकुल के युवकों के पारस्परिक वार्तालाप से होता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज तो हो गई, अब उसे वो शिक्षा भी मिल रही है वहां पे गुरुकुल में, क्योंकि चाणक्य उसे सिखाना चाहते हैं और सिखा रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम अंक में क्या है, अलछेंद्र का आक्रमण होता है और नंदकुल का विनाश और संघर्ष से संबंधित समस्त पात्रों का प्रवेश दिखाया गया है पहले अंक में, ठीक है। द्वितीय अंक में क्या दिखाया है कि द्वितीय अंक में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की राजनीतिक वस्तुस्थिति को स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। दुराचारी फिलिप्स के चंगुल से कार्नेलिया का उद्धार करके उसका अपना बन जाना, जानबूझकर और अपरिमित शक्तियों के आधार पर सिकंदर को नीचे दिखाने में असफलता, विदेशी सेना का यथार्थ स्थिति की जानकारी चाणक्य को मिलना, ठीक है, चंद्रगुप्त का दोनों गणतंत्रों के सेनापति बनना आदि कई घटनाएं इस नाटक में घटित हुई बताई गई है। मगध समस्त कार्य व्यापारों का केंद्र पुनः बन जाता है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो दूसरा अंक है, द्वितीय अंक, उसमें क्या बता रहा है कि जो पश्चिम सीमा प्रांत की जो राजनीतिक स्थितियां की जो रूपरेखा है उसको स्पष्ट किया गया है द्वितीय अंक में, ठीक है। दुराचारी जो फिलिप्स रहता है उसके चंगुल से कार्नेलिया को वो बचाता है, ठीक है, अपनी सूझबूझ का एग्जाम्पल देता है, और सिकंदर को फिर क्या है करता है, वो सिकंदर को नीचे दिखाने में सफलता प्राप्त करता है। फिर विदेशी सेना की यथार्थ स्थिति की जानकारी चाणक्य को देता है कि विदेशी जो लोग हैं वो हमारे देश में आक्रमण कर रहे हैं, तो उसकी सेना कहाँ है, क्या है, वो सारी घटना को बताता है। फिर चंद्रगुप्त का दोनों गणतंत्रों के सेनापति जो है ना, गणतंत्र राष्ट्र है जो गणतंत्र देश है उसके सेनापति बन जाता है, ठीक है। यानी चाणक्य को जो विदेशी आक्रमण हो रही है ना उसके पूरी जानकारी बताता है कि कहाँ कहाँ सेनापति है, कहाँ कहाँ सेना है, कहाँ कहाँ ये है वो है, कहाँ कहाँ दुश्मन है, हमें किस तरह की नीति अपनाना चाहिए, और अपनी सूझबूझ का परिचय देता है, ठीक है। और क्या करता है चंद्रगुप्त का दोनों गणतंत्र का क्या बन जाता है, वो सेनापति बन जाता है, अपनी सूझबूझ और अपना दिमाग का प्रयोग करता है और दुश्मनों को वो मार देता है, और कार्नेलिया को भी उनके चंगुल से छुटा लेता है, ठीक है। अब देखो तीसरे अंक में क्या बताया है, तीसरे अंक में चाणक्य द्वारा अपनी विद्या बुद्धि से चंद्रगुप्त को शक्ति संपन्न बनाकर नंद का सर्वनाश करना तथा चंद्रगुप्त को सभी प्रजावासियों द्वारा एक मत से राजा स्वीकार करना दिखाई देता है। तीसरा जो अंक है उसमें क्या दिखाया है कि चंद्रगुप्त जो है चाणक्य जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और चंद्रगुप्त को एक सर्वसंपन्न राजा बनाता है, और सर्वसंपन्न राजा बनाने के बाद जो नंद पता है ना, घना नंद, उसका विनाश करता है, और उसके बाद में एक योग्य राजा बना के चंद्रगुप्त को निकालता है, जो 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 जिसका कहना सारे जो प्रजा के लोग हैं वो सारा स्वीकार करते हैं।
अंत में परवेश्वर जो है के प्राणों का अंत होने तथा कल्याणी की आत्महत्या कर लेने से चंद्रगुप्त का राज्य निकटतम हो जाता है। चाणक्य के प्रयास से छोटे बड़े है सभी आंतरिक विद्रोह समाप्त हो जाते हैं। राक्षस वो सुहासनी तथा चंद्रगुप्त और कार्नेलिया को प्रणय सूत्र में बांधकर चाणक्य राजनीति से संन्यास ले लेता है और इसी के साथ नाटक का अंत हो जाता है। देखो, जो चंद्रगुप्त है क्या करता है, चाणक्य क्या करता है, चंद्रगुप्त को योग्य राजा बनाता है और नंद वंश का विनाश करता है, घनानंद का वध करता है और उसके बाद में वो क्या करता है, पूरे राजा के सामने मतलब घनानंद का विनाश करने के बाद वो अपने आप को राजा घोषित कर देता है। प्रजा भी उसको स्वीकार कर लेती है क्योंकि प्रजा जानती है कि ये जो चंद्रगुप्त है ये योग्य राजा और अच्छा है, जबकि घनानंद क्या होता है, दुराचारी और दुष्ट व्यक्ति रहता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, राक्षस और सुहासनी, जो राक्षस और सुहासनी ये इसमें बताया कि एक प्रेमी और प्रेमिका रहते हैं, उनका भी विवाह करवा देता है, यानी दोनों एक साथ हो जाते हैं। और चंद्रगुप्त और कार्नेलिया भी जो होती है वो भी शादी के बंधन में बंध जाती है। ये जो कार्नेलिया रहती है ये सिकंदर की बेटी होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में सिकंदर को वो हरा देता है चंद्रगुप्त और उसकी बेटी से विवाह कर लेता है और विवाह करने के बाद में फिर क्या हो जाते हैं, वो दोनों समधी बन जाते हैं। ठीक है, और फिर जो चंद्रगुप्त के जो गुरु रहते हैं चाणक्य, वो इस राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और इसी के साथ नाटक का अंत हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया, पहला दूसरा तीसरा अंक, पहला दूसरा तीसरा और चतुर्थ अंक। तो प्रश्न ऐसे बनते हैं कि प्रथम अंक में क्या दिया है, द्वितीय कोई घटना दे दिए होंगे और उसको बोलेंगे कि कौन से अंक में आता है, ये प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या चतुर्थ में। वो आपको अपने, जब तक कि आपको ये इसका समझ में नहीं आएगा तब तक आप लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पहले आप डीप में जान लें और उसके बाद प्रश्नों की सीरीज जो आती है उसको सॉल्व करें। हमने इससे रिलेटेड प्रश्न की सीरीज डाल दी है, पहले आप कहानी समझ लो, मतलब ये नाटक समझ लो और उसके बाद में आप फिर इसके प्रश्न उत्तर दो। ठीक है, प्रसाद जी द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान तथा उस समय की महाशक्ति राज्य मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी कहता है ना। जो चंद्रगुप्त नाटक है वो चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर का कैसा उदय हुआ और घनानंद का कैसे पतन हुआ इसकी कहानी कहता है। यह नाटक चाणक्य की प्रतिशोध तथा आत्मविश्वास की कहानी को प्रस्तुत करता है। इस नाटक में प्रेम और प्रेम के लिए दिए जाने वाली बलिदान को भी दर्शाया गया है। ठीक है, यह नाटक त्याग और त्याग से प्राप्त राष्ट्रीय एकता की कहानी भी कहता है। यह नाटक पढ़ने में पठनीय और सरल हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक पात्र का सौंदर्य और चरित्र चित्रण सफलता से किया गया है। सभी घटनाओं को एक ही धागे में पिरोने से यह नाटक पढ़ने में रोमांच उत्पन्न करता है। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि आपको ये नाटक समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा कि चंद्रगुप्त जो नाटक है वो किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और ये एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें इतिहास के पात्रों को आधार बनाकर जयशंकर प्रसाद ने जो समसामयिक घटना थी उस समय, तो उस समय मतलब किस समय लिखा होगा ये, उस समय अंग्रेजों का दौर हुआ होगा। ठीक है, तो किस तरह से विदेशी शक्ति जो थी हमारे इसमें हावी हो गई थी और हमें गुलाम बना रही थी, तो हमें किस तरह से संघर्ष करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तभी जब हम आगे बढ़ेंगे, विद्रोह करेंगे, तभी हम शासन के जो सत्ता है उसको पलट सकते हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक की रचना की थी और चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है कि कोई भी एक योग्य बलशाली नेता यदि पूरे साहस और धैर्य के साथ, साहस धैर्य और शक्ति के साथ खड़ा हो जाए तो वो ये निकृष्ट या योग्य नेता या राजा को पद से हटा सकता है। तो यदि उसमें संघर्ष करने की क्षमता है और पूरे न्याय पथ के साथ आगे बढ़ने की क्षमता है तो वो जरूर ही किसी भी शक्ति को पराजित कर सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हमने डाला है वो भी देख लें। ठीक है, धन्यवाद।